वेलकम टू सिविल्स मेस्ट्रो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का बाई वीकली करंट अफेयर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ आइटम ट्रेडमार्क्स के बारे में है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी सदर लोकेशन की जितनी भी लेबोरेटरीज हैं उनको बोला है कि वो दिल अफजा नाम के ट्रेडमार्क को यूज़ करके कोई भी बेवरेजेस जो है उनको सेल ना करें। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये दिल अफजा बेसिकली एक ट्रेडमार्क है। अब ये ट्रेडमार्क होता क्या है? ट्रेडमार्क किसी भी ऐसा तरीके का डिस्टिंक्टिव एक साइन होता है, एक इंडिकेटर होता है जिसको कोई भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बाकी सारे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करने के लिए। सपोज कीजिए कि एक हनी का कोई ब्रांड है, जैसे ABC नाम का कोई भी ब्रांड है, तो ये जो ब्रांड का नेम है ये इसका ट्रेडमार्क है, या ब्रांड का, ये हनी के ब्रांड का कोई इंसिग्निया है, कोई इसका लोगो है, वो इसका ट्रेडमार्क की तरह एक्ट करेगा। अब ये ट्रेडमार्क होता है। ये ट्रेडमार्क जो है ये बैज ऑफ ओरिजिन, मतलब उसकी ओरिजिनलिटी, उसकी एक्सक्लूसिवनेस को आइडेंटिफाई करता है बाकी सारे बिजनेसेस से, बाकी सारे सिमिलर चीज़ों को प्रोड्यूस करने वाले लोगों से। अब देखिए, हनी तो बहुत सारी अलग अलग तरीके की कंपनीज बनाती होंगी, लेकिन मान लीजिए कि किसी एक कंपनी का हनी बहुत अच्छा है, तो वो लोग जो हैं वो उसके ट्रेडमार्क के लिए बहुत पर्टिकुलर होंगे, क्योंकि लोग उस कंपनी का जिसका हनी काफ़ी अच्छा है उसको उसके ट्रेडमार्क से ही आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये जो है ट्रेडमार्क 10 साल के लिए किसी भी प्रोडक्ट को मिलता है, या फिर वो कोई प्रोडक्ट उसके लिए क्लेम करता है, और इंडिया में इसको टाइम टू टाइम रीन्यू किया जा सकता है। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है कि कभी अगर एक पर्सन, एक कंपनी का, एक ब्रांड का लोगो या एक ब्रांड का ट्रेडमार्क कोई और पर्सन उसको यूज़ करने लग जाए उसकी परमिशन के बिना, कि फर्स्ट पर्सन की परमिशन के बिना कोई भी पर्सन उस ट्रेडमार्क को जब यूज़ करने लग जाता है चोरी करके, तो उसको ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं। यानी कि अनऑथोराइज्ड यूजेज ऑफ दैट आइडेंटिटी और डिसेप्टिवली सिमिलर टू अ रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, मतलब जिस ट्रेडमार्क की हम बात कर रहे थे जिससे आइडेंटिफाई किया जाता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, और उसको रजिस्टर किया गया है किसी भी, मतलब कि उसको ट्रेडमार्क एक्ट के अंडर, तो उसको अगर चोरी करके कोई और इंसान सिमिलर तरीके का प्रोडक्ट बनाने लगे तो उसको बोलते हैं कि ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क वो ट्रेडमार्क होते हैं जो काफ़ी वेल नोन होते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा मार्केट में गुडविल होती है। अब डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन डिपेंड करती है कि ट्रेडमार्क की स्ट्रेंथ कितनी है। ट्रेडमार्क जो है वो एक्सक्लूसिव राइट देते हैं कि जिस पर्सन ने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाया है उसी को मतलब बेनिफिट मिलेगा, उसी के नाम के ऊपर वो प्रोटेक्टेड होंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की फॉर्म में। अब ट्रेडमार्क रजिस्ट्री कैसे होती है? देखिए, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री जो है इसको ओरिजिनली 1940 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, और ये इंडिया में ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में जो आया था उसको एडमिनिस्टर करती है, उसको मतलब रेगुलेट करती है। और ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्री जो है ये रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क की, किसी पर्सन ने मान लीजिए कि कोई ऐसा कोई ये ट्रेडमार्क था, तो इस ट्रेडमार्क को रजिस्टर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के अंडर किया जाता है, ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1999 के अंडर। अब मेन फंक्शन रजिस्ट्री का है रजिस्टर करना ट्रेडमार्क्स को, जो भी रूल्स या उसके रूल्स के अकॉर्डिंग जो उसमें फॉल करते हैं। तो ये था ट्रेडमार्क्स के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है पोलर बियर्स के बारे में। पोलर बियर की पॉपुलेशन जो है कनाडा में काफ़ी डिक्रीज कर रही है। देखिए, कनाडा में वेस्टर्न हुडसन बे के पास मतलब एक जगह है, एक चर्चिल टाउन बोलते हैं उसको। सो ये चर्चिल टाउन जो है इसको पोलर बियर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जा रहा है। अब बात यह है कि जितने भी वहाँ पे एडल्ट फीमेल हैं या फिर छोटे बच्चे होते हैं बियर्स के, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रही है, जो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। देखिए, पोलर बियर जो होते हैं वो आर्कटिक सी आइस के ऊपर रहते हैं। आर्कटिक सी आइस ऐसी मतलब एक ऐसे एरिया को बोला जाता है जो थ्रू आउट द ईयर, सारा साल जो जमा रहता है, बर्फ जैसा जमा रहता है, फ्रोजन ओशन वाटर होता है ये। अब ये जो एनिमल होता है ये इसी के ऊपर रिप्रोड्यूस करता है, यहीं पे खाना खाता है, यहीं पे हंटिंग करता है, तो सब चीज़ें ये यहीं पे करता है। लेकिन अब धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजह से आर्कटिक सी आइस जो है वो मेल्ट हो रही है, जिसकी वजह से पोलर बियर की पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है। अब जिसकी वजह से इसके जो छोटे बच्चे होते हैं, यंग वन होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, वो मैच्योर नहीं हो पाते, और विमेन में रिप्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। पोलर बियर जो है सारे बियर्स की पॉपुलेशन में से सबसे बड़े होते हैं साइज में, और ये क्लाइमेट चेंज को मतलब कि हार्श क्लाइमेट में कंपैरेटिवली रहते हैं। अब इन कहाँ पे पाए जाते हैं? आर्कटिक ओशन में, आर्कटिक ओशन की सी आइस में, उसके आसपास के जो कोस्टल कंट्रीज हैं जैसे कनाडा में, ग्रीनलैंड में, नॉर्वे में, रशिया में, यूएस का जो अलास्का वाला रीजन है वहाँ पे पाए जाते हैं। पोलर बियर जो होते हैं ये हेविली सी आइस के ऊपर डिपेंड करते हैं ट्रैवल करने के लिए, हंटिंग करने के लिए, रेस्टिंग के लिए, मेटिंग के लिए। इसीलिए इनका जो है विलुप्त होते जा रहे हैं, ये धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। IUCN स्टेटस इनका वल्नरेबल है। ये बेसिकली सील्स खाते हैं,
ठीक है। उसके अलावा इनको थ्रेट किस चीज़ का है, सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज का थ्रेट है। उसके बाद हैबिटेट के लॉस की वजह से, मतलब बर्फ़ पिघल रही है और इनको नुकसान हो रहा है, हैबिटेट की फ्रेगमेंटेशन हो रही है, इंडस्ट्री की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इन सब चीज़ों का इसको सबसे ज़्यादा खतरा है। और इसका रिप्रोडक्टिव रेट अगर बोले कि नया यंग वन प्रोड्यूस करने का जो रेट है वो सभी मैमल्स में से सबसे कम है। पोलर बियर ऑफ्टन 2 बच्चों को एक साथ जन्म देते हैं, और इनके जैसे डॉग का यंग वन जो होता है वो ब्लाइंड होता है जब पैदा होता है, तो सिमिलरली पोलर बियर का यंग वन जो होता है वो भी ब्लाइंड होता है जब उसकी बर्थ होती है। नेक्स्ट न्यूज आइटम है ऑनलाइन गेमिंग के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इसको अपॉइंट किया गया है कि ये नोडल मिनिस्ट्री की तरह काम करेगी ऑनलाइन गेमिंग को इंडिया में रेगुलेट करने के लिए। अब ये मिनिस्ट्री जो है एक सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरह काम करेगी, और इन्वेस्टर, इंडस्ट्री और कंज्यूमर, इन सारी चीज़ों को, मतलब ऑनलाइन गेमिंग के मामले में जो भी इन्वेस्टर है, जो इंडस्ट्री है पूरी, या जो कंज्यूमर्स हैं, उनको मतलब कि उनको रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। मई 2022 में मीटी जो है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, इन्होंने एक इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स बनाई थी, जिसमें काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज में से मतलब मेंबर्स को बुलाया गया था, ताकि ये इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स जो है ये ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई थी। अब ये जो टास्क फोर्स बनी थी, इन्होंने रिकमेंड किया है कि ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए हमें एक सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए। अब ये जो बॉडी है क्लियरली डिफाइन करेगी कि ये ऑनलाइन गेम्स कौन कौन सी आएंगी। इसमें पहले होंगी गेम ऑफ स्किल, उसके अलावा गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ स्किल मतलब जिसमें आपका कोई माइंड की एप्लीकेशन हो रही है, जिसमें आपकी कोई स्किल की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि चेस है, ठीक है। या फिर गेम ऑफ चांस जिसमें मतलब चांस के ऊपर जो डिपेंड करती हैं, लक के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि कार्ड गेम्स होती हैं या फिर लूडो होती है। सो ये जो सारी हैं ये ऑनलाइन गेम के अंडर आती हैं, और ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 वाला जो है उसके अंडर आएंगी। मीटी जो है ये पब्लिश करेगी रूल्स को ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए, और इसके लिए पब्लिक कंसल्टेशंस वगैरह भी करेगी। ये डिसीजन जो है गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया को एनिमेशन के लिए, विजुअल इफेक्ट्स के लिए, गेमिंग के लिए, कॉमिक्स का हब बनाया जाए। इंटरनेशनल लेवल पे एक इंडिया को ग्लोबल हब की तरह प्रोजेक्ट किया जाए। तो इसके लिए एवीजीसी बोलते हैं इस सेक्टर को, एविएशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स। सो एवीजीसी जो सेक्टर है इसका ग्लोबल हब इंडिया बन सके, इसके लिए हमने ये टास्क फोर्स बनाई है, ये एक स्टेप लिया है। अब इसका मेन पर्पस ये है कि इंडिया में देखिए ये ऑनलाइन गेमिंग का हब भी बने, लेकिन कोई भी इलीगल कंटेंट या कोई भी मतलब कि इलीगल तरीके की सर्विसेज जो हैं वो पॉसिबल ना हो पाए। नेक्स्ट न्यूज आइटम है मसल की स्पीसीज के बारे में। फर्स्ट टाइम इंडिया में देखा गया है कि इन्वेसिव मसल की जो स्पीसीज हैं वो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया तक आ चुकी हैं। फिशरमैन जो है पुलिकट में या इन्नोड में, उनको बहुत ज़्यादा इस बात की टेंशन हो रही है कि इन्वेसिव स्पीसीज जो है वो मसल की वो पूरे के पूरे वाटर बॉडीज में फैल रही हैं। जो ये इन्वेसिव स्पीसीज है इसको चारू मसल बोलते हैं। ये सदर्न अमेरिका की नेटिव स्पीसीज है। वहाँ पे देखिए इसका प्रीडेटर प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे इसका प्रीडेटर नहीं प्रेजेंट। तो वहाँ पे तो इसकी पॉपुलेशन कंट्रोल्ड रहती है, लेकिन जब ये इंडियन वाटर में आ जाती है तो इसकी पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ती है, क्योंकि इसको खाने वाला जो एनिमल है वो प्रेजेंट नहीं है। अब ये जो इन्वेसिव स्पीसीज है ये कैसी आती है कि जब मान लीजिए कि एक साउथ अमेरिका से कोई एक जहाज आया था जिसके अंदर मान लीजिए तेल या कोई भी ऐसा एक्सपोर्ट का सामान आया था। अब इस जहाज को बैलेंस करने के लिए वहाँ पे कुछ ओशन में से कुछ पानी इसमें भर लिया जाता है जहाज को स्टेबल करने के लिए। जब ये जहाज आके इंडिया के पानी में डॉक करता है तो ये पानी बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो वाटर बॉडीज इसमें आ गई थी वो वाटर बॉडीज भी इस पानी में एंटर हो जाती हैं। और यहाँ पे इनका प्रीडेटर ना होने की वजह से अगर कंडीशन फेवरेबल हो तो यहाँ पे ये ग्रो करने लग जाती हैं, और धीरे धीरे यहाँ की जो नेटिव स्पीसीज है उनके लिए खतरा बन जाती हैं। अब ये जो मसल है ये अब धीरे धीरे उन्होंने टाइडल वेटलैंड्स जो हैं या आसपास की जो रिवर्स हैं उनको भी उनके अंदर तक जाना शुरू कर दिया है, और मसल जो है एक कारपेट की तरह फैल जाती है कि रिवर के बॉटम के ऊपर फैलती है इंपॉर्टेंटली। और जो भी हमारे प्रॉन की स्पीसीज हैं, जैसे कि जो ये सी फूड का पार्ट होता है, प्रॉन्स होते हैं। सो ये एक आर्थ्रोपोड की स्पीसीज है प्रॉन्स, और प्रॉन्स जो है ये बॉटम ड्वेलर्स हैं। ये नदी के नीचे वाले सरफेस के ऊपर खाना खाते हैं, वहाँ नीचे वाले सरफेस में रहते हैं। लेकिन अगर चारू मसल नीचे इतना ज़्यादा फैल जाएगा तो प्रॉन्स को खाना नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से हमारी जो नेटिव स्पीसीज हैं उनको नुकसान हो रहा है। ठीक है, हमारे येलो क्लैम्स जो हैं उनको नुकसान हो रहा है, ग्रीन मसल्स को नुकसान हो रहा है, और ये धीरे धीरे इन सबको वाइप आउट करते जा रही है। और एक और इन्वेसिव स्पीसीज है जो बहुत फेमस है, टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है इसको, वाटर हैसिंथ। ये भी इंडिया की वाटर बॉडीज में बहुत ज़्यादा फैल रही है, और ये फैल चुकी है, फैल रही नहीं है। ये टेरर ऑफ बंगाल जो है इसको वाटर हैसिंथ है इसका नाम, और इसको इसके वाइट बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अब ये सरफेस के ऊपर फैल जाती है नदियों के और नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट न्यूज आइटम है साइट के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक प्लान किया है कि हम 2 बिलियन
$2 बिलियन का एक प्रोग्राम लेके आएंगे, एक इंसेंटिव वाला प्रोग्राम लेके आएंगे कि इंडिया में ग्रीन इंडस्ट्री जो है उसको पुश मिले, ठीक है। और इंडिया धीरे धीरे वर्ल्ड में ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का एक बड़ा सप्लायर बन जाए, एक बड़ा एक्सपोर्टर बन जाए। स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन की जाएगी ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी में। सो इसका साइट का फुल फॉर्म बना स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। ग्रीन हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए हम स्ट्रैटेजिक गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर रही है इस सेक्टर में। ग्रीन हाइड्रोजन इंसेंटिव का प्रपोजल दिया गया है। ये इनिशिएटिव के अंडर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट को डिक्रीज करेंगे आने वाले 5 सालों में। अब ये प्रोजेक्ट 2 हिस्सों में बांट दिया गया है कि 45 बिलियन रुपए जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइजर बनाने में लगेंगे। इलेक्ट्रोलाइजर एक इक्विपमेंट होती है जो वाटर के प्रोडक्ट, मतलब वाटर को 2 पार्ट्स में सेपरेट करती है, हाइड्रोजन और वाटर में, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। सो इलेक्ट्रोलाइजर को प्रोड्यूस करने के लिए 45 बिलियन रुपए डाले जाएंगे कि ऐसे बड़े बड़े इलेक्ट्रोलाइजर बने। 135 बिलियन रुपीस डाले जाएंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाए, ग्रीन अमोनिया को प्रोड्यूस किया जाए आने वाले 3 सालों में। अब ये इससे क्या होगा कि अब अगर आज की बात करें तो आज 300 रुपए के हिसाब से 400 रुपए लगते हैं अगर हमें 1 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन बनानी है। ये स्कीम के बाद आने वाले 3 साल तक ये होगा कि हम 50 रुपए में 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन बना ली जाएगी इंडिया में। सो इससे क्या करेगा कि इंडिया ने एक टारगेट सेट किया है कि हम 1 साल में 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने लग जाए बाय द एंड ऑफ 2023 और इसके बड़े एक्सपोर्टर बन जाए। अब ग्रीन हाइड्रोजन तो आपको पता है, लेकिन ग्रीन अमोनिया क्या होती है कि जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया जाता है, N2 को H2 के साथ कंबाइन किया जाता है तो ये NH3 बनता है, ठीक है। इसको मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये देख लीजिए कि ये अमोनिया बनता है, ये अमोनिया का फॉर्मूला है। सो ये ग्रीन अमोनिया है। इसको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज़ किया जा सकता है, फ्यूल की फॉर्मेट में यूज़ किया जा सकता है, इनफैक्ट हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए की फॉर्मेट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, तो ये भी इसमें बनाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आइटम है स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि माइटी जो है उसी ने MEITY, सो इस मिनिस्ट्री ने अभी एक स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन स्टार्ट किया है डिजिटल इनोवेशन अलायंस के साथ मिलकर। ये डिजिटल इनोवेशन अलायंस जो है ये G20 का इनिशिएटिव है। G20 की याद रखिए प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है 2023 वाले साल के लिए। अब मेटी जो है ये नोडल मिनिस्ट्री है G20 की डिजिटल इकोनॉमिक वर्क ग्रुप के लिए, ठीक है। एक G20 का डिजिटल इकोनॉमी वर्क ग्रुप बनाया गया है, तो उसमें मीटी जो है हमारी नोडल एजेंसी है क्योंकि प्रेसिडेंसी हमारे पास ही है। अब इस स्कीम ये स्कीम की मैंने बात की है स्टे सेफ ऑनलाइन, तो इसके अंडर 3 प्रायोरिटी एरियाज होंगे। सबसे पहले डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल स्किल डेवलपमेंट, इन 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। इस कैंपेन में क्या है कि ये जो स्टे सेफ ऑनलाइन और डिजिटल इनोवेशन अलायंस जो है ये प्रोग्राम G20 की समिट के दौरान इनको लॉन्च किया है, ठीक है। DIA का मतलब है कि एक इनोवेटिव इकोसिस्टम बनाना है, ठीक है, ताकि हमारी कंट्री में स्टार्टअप जो हैं उनको ज़्यादा एक पुश मिले डिजिटल इनोवेटिव सोल्यूशन देने के लिए। अब डिजिटल सोल्यूशन जो है 6 सेक्टर के कंसीडर किए जाएंगे कि मतलब स्टार्टअप 174 स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई किया गया है G20 कंट्रीज और उनके साथ जो 9 इनवाइटी कंट्रीज हैं इस साल के लिए, उन लोगों को 20+9 29 कंट्रीज में से 174 स्टार्टअप्स को चूज किया जा गया है। इनको बेंगलुरु में एक इवेंट करवाया जाएगा 2023 में, वहां पे इन सबको बुलाया जाएगा। फिर इनमें से टॉप 3 जो स्टार्टअप्स हैं उनको चूज किया जाएगा, उनको अवार्ड किया जाएगा। अब इससे होगा क्या, ये इवेंट में क्या होगा कि जो ये स्टार्टअप वाले पर्सन है, बिजनेस होल्डर है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनको ये लोग इन्वेस्टर्स के साथ मीट करेंगे, अपने अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ मीट करेंगे जो लोग इनको अच्छी फंडिंग प्रोवाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो ये 3 दिन का इवेंट होगा। अब 6 सेक्टर में से स्टार्टअप्स आ सकते हैं, एडटेक से, हेल्थ टेक से, एग्रीटेक से, फिनटेक से और सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्कुलर इकोनॉमी से। अब ये स्टार्टअप का बस एक रिक्वायरमेंट है कि ये स्टार्टअप ऐसे स्टार्टअप होने चाहिए जो आजकल की प्रॉब्लम्स का डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइड करें। सो 3 जो अवार्ड किए जाएंगे उनको अलग से इंसेंटिव भी मिलेंगे। अब स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन जो है ये अवेयरनेस रेज करना चाहता है साइबर रिस्क के बारे में, साइबर हाइजीन के बारे में, मतलब वायरसेस का, मैलवेयर्स का जो अटैक होता है, फाइसिंग वगैरह का, तो उसके लिए है। और मैलवेयर्स के बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो 1 जनवरी 2023 को अपलोड की गई थी, आप उसको भी देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। और ये जो कैंपेन है इसको माईगोव वेबसाइट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिक इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू भी इसको अवेयरनेस जनरेट करने के लिए स्प्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आइटम है नीलगिरी ताहड़ के बारे में। तमिलनाडु की गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक अभी इनिशिएटिव लॉन्च किया है, नीलगिरी ताहड़ को बचाने के लिए 25 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट जो है इसको प्रोजेक्ट डायरेक्टर हेड करेगा, साथ में असिस्टेंट डायरेक्टर, सीनियर साइंटिस्ट, रिसर्च फेलो सब होंगे इसमें। और इस प्रोजेक्ट के अंडर एक सर्वे किया जाएगा नीलगिरी ताहड़ की पॉपुलेशन कितनी है, उसके बाद उनको कैसे हम उनके हिस्टोरिकल हैबिटेट पे, मान लीजिए ए डिस्ट्रिक्ट में पहले रहते थे लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये वहां पे खत्म हो गए, तो इनको यहाँ से बी लोकेशन से उठा के दोबारा इनका हिस्टोरिकल हैबिटेट ए में इनको रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा, इनके जो भी थ्रेट हैं उनको एड्रेस किया जाएगा और पब्लिक अवेयरनेस भी इंक्रीज की जाएगी इनकी स्पीसीज के बारे में। सो ये सारा प्रोजेक्ट तो लगाना है। अब देखिए कितनी सुंदर चीज़ है कि इसके लिए मतलब तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सारा पैसा देगा और आने वाले 5 साल में मतलब इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा 2022 से 27 में। इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज आइटम है कि तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसके लिए फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है जहां पे बच्चे गलत करते हैं। नीलगिरी ताहड़ के बारे में देखें तो ये ट्रॉपिकल माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया में पाया जाता है, शोला और नीलगिरी फॉरेस्ट में, शोला फॉरेस्ट और नीलगिरी फॉरेस्ट में। ये वेस्टर्न घाट में एंडेमिक है और ये एक मतलब माउंटेन गोट है एक काइंड ऑफ। ये 300 मीटर से 2600 मीटर की हाइट में पाई जाती है। 3122 टोटल प्रेजेंट है ये अभी। वल्नरेबल स्टेटस है इसका, ठीक है, और लोकल एरियाज में लेकिन ये एक्सटिंक्ट होने शुरू हो चुके हैं। और इनको थ्रेट किस चीज़ से, एक्सोटिक स्पीसीज जो बाहर से इन्वेसिव स्पीसीज आती हैं, फॉरेस्ट में फायर लग जाती हैं, फॉरेस्ट की रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करने के लिए इनको भगा दिया जाता है वहाँ से। और नीलगिरी ताहड़ जो है वो तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। उसके अलावा तमिल की जो संगम लिटरेचर है उसके अंदर भी नीलगिरी ताहड़ के बारे में बताया गया है। मीसोलिथिक अगर पेंटिंग्स देखें उस एरिया में तो वहाँ पे भी नीलगिरी ताहड़ की कल्चरल सिग्निफिकेंस दिखती है, वहाँ पे भी इसकी पेंटिंग्स में इसको ड्रॉ किया गया है, ठीक है। उसके बाद आयुसी मतलब ये वल्नरेबल है टू लोकल एक्सटिंक्शन, लेकिन इसका आयुसीएन स्टेटस, दोबारा बोल रही हूँ मैं, इसका आयुसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 1972 के अंदर ये शेड्यूल 1 में आता है। नेक्स्ट न्यूज आइटम है ट्रिपल टेस्ट के बारे में। ट्रिपल टेस्ट क्या है कि ओबीसी कोटा के लिए सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में एक जजमेंट दी थी और उसमें उसने बोला था कि ओबीसी की रिजर्वेशन जो अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शंस में उसकी वो रिजर्वेशन देनी होगी, जिन भी कास्ट को, उनको रिजर्वेशन देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को फुलफिल करना पड़ेगा। और जो कास्ट ट्रिपल टेस्ट को फुलफिल करती है सिर्फ उन्हीं कास्ट को जो है मतलब कि रिजर्वेशन दी जाएगी, या फिर उतनी परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन दी जाएगी जब ये 3 टेस्ट को फॉलो करती है। 5 मेंबर कमीशन बनाई जाएगी उसके बाद, जो इस रिजर्वेशन को अच्छे से सर्वे करेगी और देखेगी कि क्या ये रिजर्वेशन जस्टिफाइड है या नहीं। अब इसमें क्या है कि एक डेडिकेटेड कमीशन बनाई जाएगी, सबसे पहले जो देखेगी कि नेचर एंड इम्प्लीकेशन ऑफ बैकवर्डनेस इन लोकल बॉडीज को चेक करेगी। उसके अलावा स्पेसिफाई प्रपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन की कितनी रिजर्वेशन दी गई है रिक्वायर्ड लोकल बॉडीज में, मतलब कि कहीं जो रिजर्वेशन दी गई है वो उसको मतलब कि एक लिमिट को ब्रीच तो नहीं कर रही है उसकी, मतलब कि उस कास्ट को रिजर्वेशन देने की रिक्वायरमेंट थी या नहीं। उसके अलावा देखा जाएगा कि टोटल जितनी उस एरिया में रिजर्वेशन दी है एससी को, एसटी को, ओबीसी को या किसी भी और तरीके की, वो मिल के 50% वाली जो एक लिमिट बनाई गई है कहीं वो उसको ब्रीच तो नहीं कर रही है। अब ये तो इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है पेपर में, आपसे क्वेश्चन एक और आ सकता है कि ये जो पहली बात तो ट्रिपल टेस्ट किससे रिलेटेड है, तो ट्रिपल टेस्ट रिलेटेड है ओबीसी की रिजर्वेशन से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में अर्बन लोकल बॉडीज के कॉन्टेक्स्ट में जजमेंट दी थी और ये जो जजमेंट, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ट्रिपल टेस्ट की कंडीशन को दोबारा रिपीट किया था विकास कृष्ण राव गवाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021 में जो केस हुआ था उसमें भी। नेक्स्ट न्यूज आइटम है क्वीन अहिल्याबाई होलकर के बारे में। महाराष्ट्र के एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं उन्होंने अहमदगढ़ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को से के पास एक प्रपोजल रखा है कि क्या अहमदनगर का नाम बदल के अहिल्या देवी नगर रखा जाए या नहीं। अहिल्याबाई जो है वो अहमदनगर में उनका बर्थ हुआ था महाराष्ट्र में, और ये होलकर क्वीन थी मराठा मालवा किंगडम की। अहिल्याबाई के हस्बैंड जो थे वो बैटल ऑफ कुंभर में जो किंग ऑफ भरतपुर के अगेंस्ट 1754 में लड़ी गई थी उसमें वो शहीद हो गए थे, जिसके बाद इन्होंने अहिल्याबाई होलकर ने अपनी आर्मी का चार्ज लिया था, अपनी डिस्ट्रिक्ट को संभाला, मतलब अपनी जो किंगडम है उसका चार्ज लिया था, उसको संभाला था। इन्होंने अपनी कैपिटल को माहेश्वर में मूव कर दिया था जो इंदौर के किनारे साउथर्न एंड पे है, नर्मदा नदी के किनारे के ऊपर। इन्होंने तुकोजी राव होलकर को आर्मी का चीफ बनाया था और बहुत सारी जो रेड्स थी आर्मी की उनमें खुद भी पर्सनली भी आर्मी को लीड किया था। उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स और धर्मशाला बनाई थी इंडिया में। उसके अलावा औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ टेम्पल को तोड़ दिया था 1680 के आसपास, और इन्होंने 1780 में इस टेम्पल को दोबारा से री इंस्टेट किया था, इसको ठीक किया था, इसको रिकंस्ट्रक्शन की थी इसकी,
ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, हमने एक साइन किया है सऊदी अरेबिया के साथ। म्यूचुअल असिस्टेंस लीगल ट्रीटी में क्या होगा कि बेसिकली फॉर्मल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी दोनों कंट्रीज एक दूसरे को, अगर कोई भी क्रिमिनल केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए कि इंडिया का कोई पर्सन है, वो क्रिमिनल ऑफेंस करके, ठीक है, यहां से भाग के सऊदी अरेबिया चला गया। अब सऊदी अरेबिया के साथ हमने ट्रीटी साइन कर ली कि क्रिमिनल ऑफेंस के केस में अगर हम सऊदी अरेबिया को कहेंगे कि आप उस पर्सन की इन्फॉर्मेशन या सब कुछ हमारे साथ शेयर करो, तो सऊदी अरेबिया पूरा उसके साथ कंप्लाई करेगा और हमें सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह देगा। मलाट जो है ये एक मैकेनिज्म है जिसके चलते दो कंट्रीज आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, किसी भी तरीके की फॉर्मल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं इन्वेस्टिगेशन के केस में और प्रोसिक्यूशन ऑफ क्राइम के केस में, ताकि जो कल्प्रिट है उसको सजा मिल सके। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो क्रिमिनल है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को सैबोटाज ना कर सके। ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है कि जब सब्सटेंशियल ग्राउंड पे देखा जाए कि क्या कोई कानून की वैधता, मतलब क्या कोई एक्शन जो है वो कितना मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ है या नहीं। मतलब प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये फर्क होता है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड में होता है कि अगर सपोज कीजिए कि एक रिजिड कानून है, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो सिर्फ ये देखते हैं कि क्या कोई भी बात या कोई भी क्राइम या कोई भी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है कि क्या ये कानून के अकॉर्डिंग सही है या गलत है। ठीक है, सो सिर्फ कानून के अकॉर्डिंग यस या नो होता है कि अगर वो सही है तो सही है, अगर गलत है तो गलत है। ड्यू प्रोसेस में क्या होता है कि सब्सटेंशियल ग्राउंड पे देखा जाता है कि उसकी ग्राउंड रियलिटी को अंडरस्टैंड किया जाता है कि जो ये काम किया है किसी पर्सन ने, कि क्या ये उस टाइम उस सिचुएशन के हिसाब से मतलब सही है या नहीं है। सिर्फ ये नहीं देखते कि लिखे हुए कानून के अकॉर्डिंग यस या नो नहीं करना, सब्सटेंशियल ग्राउंड पे ग्राउंड रियलिटी को समझ के देखना है कि क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, सो उसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि लॉ को इंटरप्रेट किया जा सकता है बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस के ऊपर, टाइम के बेसिस पे। सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को कोई सैबोटाज ना कर सके, इन अ सेंस कि कोई भी क्रिमिनल जो है मतलब इस चीज़ को मिसयूज ना कर सके, तो इसीलिए ये मतलब ट्रीटी साइन की जाती है। इंपॉर्टेंट आपके लिए बस इतना है, सऊदी अरेबिया कुछ कंट्रीज में से है जिनके साथ हमने क्रिमिनल केसेस में ऐसी कोई ट्रीटी साइन की है। इंडिया ने टोटल जो ये ट्रीटी है मलैट, ये 45 कंट्री के साथ साइन की है, जिसमें से इटली और जर्मनी के साथ हमने अभी मतलब हमारी बातें चल रही हैं। हालांकि जर्मनी ने मना कर दिया है कि वो नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया में डेथ पेनल्टी दी जाती है, और अगर मान लीजिए वो क्रिमिनल को हमें मतलब क्रिमिनल को प्रोसिक्यूट करवा भी देता है तो इंडिया में डेथ, क्योंकि देखिए यूरोप में ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा मतलब तवज्जो दी जाती है, तो जिसके चलते जर्मनी ने तो थोड़ा सा एक रिफ्यूज़ किया है कि वो नहीं साइन करेंगे हमारे साथ। इंडिया ने मलैट जो है सिविल और कमर्शियल मैटर्स के लिए बहरीन, फ्रांस, रशिया, अजरबैजान, यूएई और मंगोलिया के साथ ट्रीटी साइन की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है एयर ग्लो के बारे में। देखिए स्काई जो है वो बहुत डार्क नाइट जब होती है उस टाइम पे स्काई ग्लो करने लगता है, तो उसको बोलते हैं एयर ग्लो का फिनोमेनन। एक बार आप ये देख लीजिए कि ये डार्क नाइट वाली स्काई है और ऐसे लग रहा है कि एटमॉस्फेयर में स्काई जो है वो ग्लो कर रहा है। अब बेसिकली क्या होता है, देखिए एक ब्लू स्काई होता है और रेड स्काई होता है। ब्लू स्काई क्या होता है, देखिए आपको सबसे पहले पता होगा कि सन की जो लाइट होती है वाइट लाइट दिखती है, और जब ये प्रिज्म जैसी किसी भी चीज़ में, प्रिज्म यानी कि किसी भी एयर के कंपोनेंट के साथ, एटम के साथ, मॉलिक्यूल के साथ जब ये कांटेक्ट में आती है तो ये टूट जाती है विबग्योर में, मतलब 7 डिफरेंट कलर्स में, ये रेनबो जैसे 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड वाला, वो सारे कलर्स में डिफ्रेंशिएट होती है। सो जब सन की लाइट एयर या एटम या मॉलिक्यूल में से पास करती है एटमॉस्फेयर के, तो वो स्कैटर कर जाती है, और ब्लू लेंथ की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा सबसे कम होने की वजह से हमें लगता है कि ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर करती है और सारी डायरेक्शंस में ब्लू लाइट फैल जाती है, इसलिए स्काई जो है वो ब्लू दिखता है। इसको बोलते हैं रेले स्कैटरिंग। और इसके चलते क्या होता है कि वाइट लाइट, जो सन की वाइट लाइट होती है वो ब्लू, सन जो है वो वाइट दिखता है और स्काई जो है वो ब्लू दिखता है क्लियर डे के टाइम पे। और रेड स्काई में क्या होता है कि सनसेट के टाइम पे, देखिए अब ये जो रेड वेवलेंथ है ये काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा 720 के आसपास इसकी वेवलेंथ होती है। तो ऐसा लगता है कि मतलब सन के चारों तरफ एक मतलब थोड़ा सा एरिया जो है वो रेड कलर का दिखता है। सो सन इज क्लोज टू होराइजन, सन जब है शाम के टाइम पे सन होराइजन के बिल्कुल पास होता है, तो रेड लाइट जो है काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद थोड़ी सी स्कैटर हो जाती है, तो उसको बोलते हैं, एक पूरा लंबा एटमॉस्फेयर को के थ्रू जाने के बाद हमें रीच करती है और हमें लगता है कि सन के आसपास का थोड़ा सा एरिया रेड हो गया है। सो इसको बोलते हैं रेड स्काई। सो ऑलमोस्ट ब्लू लाइट जो है वो ज़्यादा स्कैटर करती है, ठीक है, या ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है डस्ट में, और रेड लाइट जो होती है उसकी वजह से मतलब कि बीच में थोड़ा सा रेड वाला एरिया होता है सन के आसपास वाला, और उसके चारों तरफ वाला जो स्काई है वो ब्लू होता है इन जनरल।
अब ये एयर ग्लो फिनोमिनन के बारे में देखते हैं। एयर ग्लो फिनोमिनन में क्या होता है, बेसिकली ग्लोइंग नाइट स्काई वाला सीन है। इसमें क्या होता है कि नाइट स्काई जो होता है वो डार्क होता है, ठीक है, और मतलब वो अपने आप ऐसा लगता है वो ग्लो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो ग्रीन, येलो और रेड कलर का मिक्सचर होता है। ग्लो प्रोड्यूस होता है जब एटम और मॉलिक्यूल, मतलब एटम और मॉलिक्यूल्स की वजह से प्रोड्यूस होता है वो क्लियर स्काई में। डिस्टिंक्ट कलर जो होते हैं एयर ग्लो के, वो मतलब एटम और मॉलिक्यूल, वो पर्टिकुलर अमाउंट में एनर्जी एक्सचेंज होता है उनका, वो लोअर स्टेज से हायर स्टेज में जाते हैं और जब दोबारा लोअर एक्साइटेशन स्टेज पे आते हैं तो विजिबल लाइट का कोई कंपोनेंट रिलीज करते हैं। जिस कंपोनेंट को, मतलब जिस वेवलेंथ में वो आते हैं, जिस हिसाब से वो करते हैं स्कैटर, मतलब जिस वेवलेंथ में वो दिखते हैं वो पर्टिकुलर कलर एक्सिबिट करते हैं। जैसे अगर देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है ऊपर, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूवी लाइट की प्रेजेंस में दो अलग अलग ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये ऑक्सीजन दोबारा से कंबाइन होकर O2 बनाता है तो उस टाइम पे हमें लगता है कि ग्रीन और रेड लाइट प्रोड्यूस होती है। एनर्जी की वजह से होती है कि जब ये स्प्लिट होके ऊपर गया इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन वापस आया है तो ये ग्रीन और रेड लाइट स्कैटर एमिट कर रहा है। बाद में दूसरा होता है वाटर वेपर होते हैं एटमॉस्फेयर में ऊपर। सो वाटर वेपर वाला मॉलिक्यूल जो होता है वो रेड लाइट प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल। सोडियम जो होता है वो येलो कलर होता है, और सोडियम जो है कॉमेट्स वगैरह से रिलीज होता है। कॉमेट्स के बारे में मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। नाइट्रोजन जो है वो मतलब भी प्रेजेंट होती है ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में, लेकिन वो कुछ खास ज़्यादा एयर ग्लो में ऐड नहीं करती है। ये इसके बारे में है। इसकी वजह से ये रेड और ग्रीन, ऑक्सीजन का हाइड्रोक्सिल का रेड और सोडियम का येलो की वजह से ऐसा लगता है कि स्काई जो है वो ग्लो कर रहा है। हायर ऑल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन जो है, मतलब मैंने आपको ये डिटेल में बाकी सारा फिनोमिनन बता दिया है और ये किस तरीके से ये बनता है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है वॉइस टेक्नोलॉजी के बारे में। अभी बैंक्स हैं या कुछ ऐसे जो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन या फाइनेंशियल सिस्टम वाली ऑर्गेनाइजेशन है, वो सोच रही हैं कि वॉइस को बायोमेट्रिक्स की फॉर्मेट में यूज़ किया जाए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे फ्रॉड्स और आइडेंटिटी थेफ्ट की सिचुएशन खत्म हो जाएंगी, क्राइम कम हो जाएगा, साइबर क्राइम। वॉइस टेक्नोलॉजी क्या है, ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें एक पर्सन की डिस्टिंक्ट क्वालिटी है उसकी वॉइस की, उसको यूज़ किया जाता है बायोमेट्रिक की फॉर्म में, किसी भी पासवर्ड या ऐसी ही फॉर्मेट में, मतलब इन अ सेंस कि उसकी, देखिए हर पर्सन की वॉइस जो होती है वो यूनिक होती है। फोरेंसिक टर्म में अगर उसके एनालिसिस की बात करें तो हर पर्सन की वॉइस बिल्कुल अलग होती है। अगर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन की आवाज़ को इम्पर्सोनेट करना चाहे या वैसी आवाज़ निकालना चाहे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि वॉइस बायोमेट्रिक को यूज़ किया जाएगा और स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को इसमें यूज़ करेंगे। टेक्नोलॉजी से क्या होगा कि वॉइस का डिजिटल वॉइस प्रिंट बनाया जाएगा और मतलब उसको कंपेयर किया जाएगा कॉलर की वॉइस से। सपोज कीजिए कि अब देखिए इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपने, एक पर्सन है, मैं हूँ मान लो, तो मैंने अपना जीपे अकाउंट खोला। अब मान लीजिए मेरे फ़ोन के ऊपर मैंने जीपे अकाउंट खोला हुआ है और कोई हैकर क्या करता है कि वहाँ से मेरी सारी की सारी पर्सनल डिटेल जो है, यानी कि मेरा OTP जो है या सब, इसको चोरी कर लेता है। अब वो किसी भी लोकेशन के ऊपर बैठ के इस मेरे सारा जो भी मेरा फ़ोन का सिस्टम है, पासवर्ड्स हैं, डिटेल्स हैं, उनको यूज़ करके वहाँ से पैसे निकाल सकता है। लेकिन अगर उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर दी जाए कि वो जीपे मेरी वॉइस को ही रिकॉग्नाइज करेगा, सिर्फ तभी ट्रांजैक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब जो बाहर बैठा कोई हैकर है वो मेरा सारा पासवर्ड को चोरी कर सकता है मेरे फ़ोन से वायरस के थ्रू, लेकिन मेरी वॉइस को वो नहीं कॉपी कर सकता, ठीक है। और अगर मान लीजिए वॉइस को मेरे फ़ोन की रिकॉर्डिंग करके कॉपी किया भी जाए तो वो 100% कॉपी नहीं हो पाएगी। तो जिसकी वजह से वॉइस टेक्नोलॉजी एक अलग तरीके की एक एडवांटेज देती है जिसको कॉपी नहीं किया जा सकता है, और ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ऐड कर सकती है। और इसके क्या और एडवांटेजेस हैं कि ये कंपैरेटिवली एक चीप टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई स्पेशल रीडर या स्पेशल डिवाइस नहीं चाहिए इसको करने के लिए। हैक प्रूफ है, इसको हैक नहीं किया जा सकता, जैसे पासवर्ड वगैरह को हैक कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इसको हैकर जो है वो यूज़ नहीं कर सकता। ये तेज़ होती है, विद इन सेकेंड आपकी वॉइस अगर मतलब सेम है तो उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा, अदरवाइज जो सस्पिशन का फ्लैग रेज हो जाएगा। उसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, इसमें एरर का चांस कम होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई रिवील नहीं होती है, सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसकी इम्पर्सोनेशन से फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई रिकॉर्डेड वॉइस को अगर आपकी कोई यूज़ कर रहा है वॉइस रिकॉग्निशन के लिए तो वो भी यूज़ नहीं हो सकता है। उसके अलावा ये नॉन इन्वेसिव है, पोर्टेबल है और मतलब कि रिमोट आइडेंटिफिकेशन भी की जा सकती है। वॉइस ओवर टेक्नोलॉजी से को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में यूज़ किया जा सकता है और इसमें ये काफ़ी एक बड़ी मार्केट की फॉर्म में बढ़ भी रही है यूज़ करने के लिए। क्रिमिनल्स को डिटेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट टूल की तरह काम कर सकती है, फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनके लिए। ये पुलिस को मतलब इन्वेस्टिगेशन में एफिशिएंसी लाने के लिए, क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और ट्रैक करने के लिए और क्राइम को बेटर सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है वाटर बर्ड काउंट के बारे में।
थोड़ा टाइम पहले हमने पढ़ा था कि नागालैंड में पर्टिकुलरली एक बर्ड सेंसस हुआ है। सो वैसे ही अभी एक एशियन वाटर बर्ड का काउंट किया गया है, ये कोले वेटलैंड में किया गया है। और सो अभी इसमें ये देखा है कि पिछले 3 डेकेड से सबसे कम नंबर ऑफ बर्ड्स इस बार देखने को मिले हैं। और ये कोले वेटलैंड जो है ये केरला में है बेसिकली। और केरला का जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कोले बर्डर्स, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में। को टोटल देखा गया कि 9,904 बर्ड्स हैं और 90 वेटलैंड डिपेंडेंट स्पीसीज हैं इसमें, जो कैलकुलेट मतलब इसमें की गई हैं। और इस सारे डेटा को ई बर्ड वेबसाइट जो है उसके ऊपर अपलोड किया जाएगा। कोले वेटलैंड देख लीजिए, ये रामसर साइट है और ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है। रामसर साइट्स जो हैं ये ईरान में एक समिट हुई थी, ईरान में एक काइंड ऑफ एक कन्वेंशन हुई थी, रामसर कन्वेंशन, रामसर नाम के शहर में 1971 में। तो उसमें ये बोला गया था कि सभी कंट्रीज़ को अपने एरिया में जो भी वेटलैंड्स हैं उनको सेव करने की बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये वेटलैंड जो है ये इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, इकोलॉजी को मेंटेन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये जो कोले वेटलैंड है ये थिरसूर डिस्ट्रिक्ट और मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। और 2 नदियाँ चलाकुडी रिवर इसके साउथ में है और भरतपुजा रिवर जो है इसके नॉर्थ में आती है। कोले वेटलैंड जो है ये सी लेवल से थोड़ा नीचे है, जिसकी वजह से ये मानसून के टाइम पे पूरा सबमर्ज हो जाता है। और इसमें कल्टीवेशन जो है वो मानसून सीजन के बाद की जाती है, जब वाटर लेवल जो होता है वो लो होता है और फ्रेश रेन वाटर जो है ग्राउंड वाटर में मिल चुका होता है, उसके बाद इसमें कल्टीवेशन होती है। नेक्स्ट न्यूज आइटम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में। यूनियन होम मिनिस्ट्री में बॉर्डर गार्डिंग जो फोर्सेज हैं उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको यूज करो और बॉर्डर के जो विलेजेस हैं उसमें मतलब डेवलपमेंट की जाए। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है इसको फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच 2022 वाली में अनाउंस किया था। और इस प्रोग्राम के अंडर जो भी बॉर्डर विलेजेस हैं, अब नॉर्थ ईस्टर्न नदरन बॉर्डर्स हैं स्पेसिफिकली स्टेट में, जो नदरन स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, इन स्टेट के जो चाइना को स्पेसिफिकली टच करती हैं और उनके जो विलेजेस हैं बॉर्डर को टच करने वाले, उनकी डेवलपमेंट की जाएगी। अब देखिए क्या होता है कि कम डेवलपमेंट की वजह से जहाँ पे वो जो लोग होते हैं बॉर्डर विलेजेस के, वो पॉपुलेशन वो मेनलैंड इंडिया में आने लग जाती है, जिसकी वजह से वो विलेजेस जो होते हैं ना वो और कंपैरेटिवली खाली हो जाते हैं, स्पार्स पॉपुलेशन हो जाती है। कनेक्टिविटी तो उनकी ऑलरेडी बहुत लिमिटेड है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर ना डेवलप करने की वजह से लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो इससे क्या होगा कि हमें अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है ताकि लोग जो है वो छोड़ के वापस ना आए, वो वहीं पे रहें। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा ये विलेज सेल्फ सफिशिएंट होंगे अगर हम इनको सारी की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। और हम क्या कर सकते हैं कि इससे एक पेट्रियोटिक सिटीजन्स की एक क्लास बना सकते हैं। देखिए पेट्रियोटिज्म तभी आता है जब कंट्री किसी के लिए कुछ काम करती है, कंट्री उसको बेनिफिट करती है किसी भी तरीके में, वहाँ पे डेवलपमेंट करके, वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करके, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट करके, वहाँ पे जॉब्स क्रिएट करके, तभी पेट्रियोटिज्म जागता है, तभी वो प्राइड लेते हैं अपनी कंट्री के साथ। अगर हम वहाँ पे ऐसी चीज़ें करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, तो वो लोग जो हैं वो पेट्रियोटिक फीलिंग उनमें आएगी और एक अच्छी क्लास विलेजेस के ऊपर बनाई जा सकती है, जो फ्यूचर में इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, मतलब सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टाइडल डिस्ट्रप्शंस के बारे में। देखिए टाइडल डिस्ट्रप्शन एक फोर्स होता है। सपोज कीजिए ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इन दोनों के बीच में एक और चीज़ है। अब इसका भी ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसका भी ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये चीज़ मान लीजिए इन दोनों का ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ जो है इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी, ये भी अपनी तरफ खींचेगी। धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ये बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इसकी अपनी जो अंदर बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग है। धीरे धीरे क्या करता है कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये बीच वाला, ये टूट जाता है, आधा इधर चला जाता है, आधा इधर चला जाता है। तो इसको जो ये जो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो फील्ड क्रिएट होता है उसको ग्रेविटेशनल डिस्ट्रप्शन फील्ड बोलते हैं, ग्रेविटेशनल डिस्ट्रप्शन फोर्स बोलते हैं। और ये जो अब इसमें क्या हुआ है देखिए कि टाइडल डिस्ट्रप्शन फोर्स बोलते हैं इसको। टाइडल फोर्स जो है ये बॉडी के ऊपर एक्सर्ट किया जाता है और ये उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से ज़्यादा होता है। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन होता है, जिससे क्या होता है कि देखिए अब देखिए कि एक ब्लैक होल जो था, एक ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज़्यादा होता है। सर जब ये ब्लैक होल एक स्टार के बिल्कुल पास में से निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा फील्ड एक्सर्ट करता है। वो इतना फील्ड एक्सर्ट करता है कि वो जो स्टार होता है ना, वो देखिए स्टार जो होते हैं वो गैसेस के बने हुए होते हैं और स्टार जो है टूट जाता है और जो ये काइंड ऑफ गैसेस होती है ना, ये ब्लैक होल के चारों तरफ ऐसे फैल जाती हैं। देखिए ऐसा इवेंट बन जाता है, ये ऐसे, ये ब्लैक होल है और उसके चारों तरफ ये गैसेस फैल जाती हैं, एक रिंग बन जाती है, इसको एक्रीशन डिस्क बोलते हैं। टाइडल डिस्ट्रप्शन तब होती है जब एक ब्लैक होल के बिल्कुल पास से निकलता है और उसकी गैसेस जो है बिल्कुल
टॉन हो जाती हैं, फैल जाती हैं। ये टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट है, ये साइंटिस्ट को बहुत हेल्प करता है, मतलब ये एक शॉर्ट लिव्ड फ्लेयर बन जाती है जो, तो ये साइंटिस्ट को हेल्प करती है कि एस्ट्रोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या होता है ब्लैक होल का, क्या ब्लैक होल की ग्रेविटी होती है, तो उसको डिटेल में एनालाइज करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट न्यूज आइटम है समेध शिखर जी के बारे में। झारखंड की गवर्नमेंट ने अभी एक डिसीजन लिया था कि पार्श्वनाथ हिल्स हैं वहाँ पे एक झारखंड में, उनको इको टूरिज्म की स्पॉट बनाया जाए, लेकिन जैन कम्युनिटी ने इसके बारे लिए बहुत प्रोटेस्ट किया है। देखिए समेध शिखर जी जो है ये पार्श्वनाथ हिल्स में प्रेजेंट है, ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है झारखंड की, वहाँ पे है। अब देख लीजिए जैन जो हैं उनके 24 तीर्थंकर हुए थे, पहले थे ऋषभदेव, 23rd थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर जैन। सो अब ये जो पार्श्वनाथ हिल्स हैं ये उन्हीं के नाम के बाद 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था पार्श्वनाथ हिल्स के ऊपर, तो वहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंस है। समेध शिखर जी या शिखर जी जो है 1350 मीटर लंबी एक पहाड़ी जैसी जगह है जो जैन्स के लिए एक पिलग्रिमेज की साइट है। शिखर जी का मतलब ये होता है कि वेनरेबल पीक। सो अब ये कंसीडर किया जाता है, मतलब ये बोला जाता है कि ये बिगेस्ट पिलग्रिमेज साइट है दोनों दिगंबर्स के लिए भी और श्वेतांबर्स के लिए भी। जैनिज्म के दो सेक्ट हैं, दिगंबर्स और श्वेतांबर्स, तो इनके दोनों के लिए इंपॉर्टेंट एक साइट है। हर साल थाउजेंड्स ऑफ जैन पिलग्रिम्स होते हैं, जैन जो पिलग्रिम्स होते हैं वो यहाँ पे जाते हैं, और 27 किलोमीटर लॉन्ग एक ट्रैक है उसको, मतलब कि उसके ऊपर वो वहाँ पे उस पर ट्रैक करते हैं। श्वेतांबर पंच तीर्थ में से ये एक है, ये श्वेतांबर पंच तीर्थ में आती है ये। और श्वेतांबर पंच तीर्थ में और कौन कौन सी जगह है? अष्टपद है, गिरनार है, दिलवाड़ा टेम्पल माउंट आबू वाला है, और शत्रुंजया और एक शिखर जी है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पांचों जो हैं जैन की पंच तीर्थ में आते हैं, श्वेतांबर के पंच तीर्थ में आते हैं। सो दिस इज इट अबाउट टुडे। आई होप यू पीपल लाइक्ड इट एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच।